हेलो बच्चों। लोग फिर आ गए। तुमको क्या लगा था नहीं लौटेंगे? एक्चुअल में बच्चों कुछ देर पहले हम लोग लाइव क्लास ले रहे थे। लाइव क्लास चल रहा था, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन हम लोग पढ़े। तो बच्चे नहीं जुड़ पाए, तो मुझे लगा कि अब सब सेल्फ स्टडी में लग गए आप लोग, तो और बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री छोड़ दिए कि चलो अब हो गया, आप लोग जुड़ ही नहीं रहे हो। अभी रात के 10 बज रहा है और मैं सोने जा रहा था, तो एक बार खोल के देखा आपका कमेंट। फिर लगा यार, बच्चों को मेरी ज़रूरत है और हम सो कैसे सकते हैं, और आप याद करो और हम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलो, अब चूंकि सुबह क्लास भी है पर कोई नहीं, हम मैनेज करेंगे। और अभी से तब तक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जब तक कि पूरा आपका सरफेस केमिस्ट्री तक खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और फिर से वही, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, या आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गुंज चाहिए। और इसी गुंज की वजह से हम सोने वाले थे, उठ के आ गए आपके लिए कि नहीं पहले वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बच्चों को जरूरत है मेरी। तो चलो अच्छा आओ। लाइव क्लास में थोड़ा सा बच्चे कम थे तो बहुत ज़्यादा डिस्कस वहाँ पे हम नहीं कर पाए। नहीं तो आपको पता है कि जब हम डिटेल में चीज़ों को करते हैं तो कितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करें बहुत अच्छे से। और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए क्वेश्चन तो यहाँ पे हिंदी में लिखा है, पर उसमें भी आपने देखा कि मैंने सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, और हर एक चीज इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, तो दोनों को फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सेशन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक, चलो देखो, यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि सोडियम क्लोराइड है अपने पास। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉरी, क्या हो गया? हाँ, सोडियम क्लोराइड है अपने पास और सांद्र जलीय विलयन है, यानी कंसंट्रेटेड 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 एक्वस सॉल्यूशन है। किसका? NaCl का। कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का। और यहां पे हमें कराना है इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइसिस हिंदी वाले क्वेश्चन पढ़ लो क्या बोल रहा है, क्या करवाना है? इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग यूजिंग कौन कौन इलेक्ट्रोड है? देखो, ग्रेफाइट स्टील का कैथोड है और ग्रेफाइट का एनोड है। तो स्टील जो है, कैथोड जो है, कैथोड किसका है? स्टील का है। और एनोड किसका है? ग्रेफाइट का है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा। तो देखो बच्चों, यहां पे एक्वस सॉल्यूशन है। जब एक्वस सॉल्यूशन है तो आपको कैथोड पे मिल जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, एनोड पे मिल जाएगा क्लोरीन। और चूंकि एक्वस सॉल्यूशन है और सोडियम भी रिलीज होगा, तो यहां पे और साथ में आपको क्या मिलने वाला है? NaOH मिलने वाला है। तो ऑप्शन हो जाएगा 4, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड NaOH। लेकिन ध्यान रखना कि जब आपके पास मोल्टेन NaCl रहेगा, क्या रहेगा? मोल्टेन NaCl रहेगा, गलित गलित सोडियम क्लोराइड। तो मोल्टेन NaCl रहेगा, तब आपको ध्यान रखना है कि कैथोड पे सोडियम मिलेगा और एनोड पे क्या मिलेगा? एनोड पे मिलेगा क्लोरीन। ठीक है, कैथोड पे सोडियम मिलेगा और एनोड पे क्लोरीन मिलेगा जब मोल्टेन NaCl रहेगा तब, जब गलित NaCl रहेगा तब। लेकिन जब एक्वस सॉल्यूशन रहेगा तो क्या मिलने वाला है? हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलने वाला है। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलने वाला है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखो, KNO3 के सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। KNO3 के संतृप्त विलयन का प्रयोग लवण के रूप में किया जाता है लवण सेतु में। देखो, इन साल्ट ब्रिज तो आप लोग पढ़े हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। साल्ट ब्रिज, हम लोग जो सॉल्ट यूज करते हैं वो कौन होता है? KNO3। तो पूछ रहा है कि KNO3 का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखो,
हम जानते हैं कि K प्लस है और यहाँ पे आयन कौन मिलेगा, NO3 माइनस मिलेगा। तो आयनिक मोबिलिटी सिमिलर होनी चाहिए, उसी साल्ट का हम लोग साल्ट ब्रिज में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा K प्लस एवं NO3 माइनस, K प्लस, यहाँ पे क्या है, K प्लस एंड NO3 माइनस की गति यानी आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। अब आपसे हम एक साल्ट ब्रिज से रिलेटेड एक चीज पूछते हैं। देखो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज, इसको हिंदी में बोलते हैं लवण सेतु, लवण सेतु बोलते हैं। तो पहली चीज की एक तो जान गए कि इसमें किस प्रकार का साल्ट का यूज होगा, आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, पहला चीज तो हो गया। अब दूसरा चीज देखो, इसमें साल्ट ब्रिज का यूज क्यों करते हैं। तो पहली चीज याद रखना, टू कंप्लीट इनर सेल सर्किट, यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसके आंतरिक परिपथ को, इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इसका यूज करते हैं। दूसरी चीज, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है, यानी विद्युतीय उदासीनता को बना के रखता है। तीसरा पॉइंट कि इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ बोथ इलेक्ट्रोलाइट, यानी दोनों हाफ सेल में आपने जो विद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन यूज किया है वो दोनों को आपस में मिक्स होने से बचाता है, दोनों को कनेक्ट भी कर देता है और आपस में मिक्स भी नहीं होने देता। और ये जो साल्ट ब्रिज होता है इसमें हम लोग जो सॉल्ट है ना उसको किसके साथ मिक्स करते हैं, अगर के साथ, अगर के साथ या जिलेटिन के साथ मिक्स करके और इसमें हम मिलाते हैं। तो इतना चीज साल्ट ब्रिज से याद रखना। साल्ट ब्रिज में इस प्रकार के साल्ट का यूज क्यों करते हैं, वैसे साल्ट का यूज करते हैं जिनकी आयनिक मोबिलिटी, आयनिक गतिशीलता समान होती है। साल्ट ब्रिज का काम क्या है, साल्ट ब्रिज का 3 काम मैंने बताया, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज उसको ध्यान रखना। और यहाँ पे किसके साथ मिक्स किया जाता है, अगार के साथ, जो कि एक एल्गी है, शैवाल है, समुद्री शैवाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, देखो बहुत मजा आने वाला है सेशन में, जब हम मन से किसी काम को करते हैं ना तो फिर उसमें अलग ही रहता है। अब कोई काम जबरदस्ती में किया जाए, ऐसे ही जब उसमें अब जैसे लाइव थे, बच्चे नहीं जुड़ रहे थे, तो एक अलग तरह का वहां पे होता है। देखो 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 30 मिनट तक कॉपर सल्फेट के विलयन में प्रवाहित करने पर कितना कॉपर निक्षेपित होगा। देखो ये बोल रहा है कि अपने पास CuSO4 सॉल्यूशन है, CuSO4 सॉल्यूशन है, CuSO4 सॉल्यूशन है। इसमें हमने क्या किया कि जो करेंट है वो 0.5 एम्पियर हमने फ्लो कराया, कितना देर तक, 30 मिनट तक। कितना, 30 मिनट। तो 30 मिनट का मतलब कि 30 गुने 60, यानी हमने 1800 सेकेंड तक पास कराया, क्या करंट पास कराया। तो बताओ कि कितना कॉपर मिलेगा। तो देखो CuSO4 को जब हम डिसोसिएट करेंगे बच्चों, तो यहां से Cu2 प्लस SO4 2 माइनस मिलेगा। ठीक है, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस मिलेगा। अब अगर हम इस Cu2 प्लस से कॉपर प्राप्त करना चाहेंगे तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, बताओ, 2 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और कितना कॉपर मिलेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1 मोल कॉपर मिलेगा। और 1 मोल कॉपर का मास कितना होता है, 63.5 ग्राम होता है, 63.5 ग्राम। तो अब जरा ध्यान से सुनो कि जब आपने 2 मोल इलेक्ट्रॉन दिया, यानी आपने 2 फैराडे का चार्ज दिया यहां पे, और 2 फैराडे से कितना मिला, 63.5 ग्राम। बताओ 2 फैराडे का मतलब क्या हुआ, तो 2 गुने 96,500 कूलम हमने दिया, तो कितना मिला, 63.5 ग्राम मिला, यही ना, 63.5 ग्राम मिला। अब देखो यहां पे I दिया है और T दिया, तो हम Q निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू IT। I हो गया बच्चों 0.5 एम्पियर और T हो गया 1800 सेकेंड। तो करेंगे तो कितना आएगा, हाफ करेंगे यानी 900 कूलम आएगा। ठीक है, 900 कूलम आएगा। अब जरा ध्यान से यहां पे आप देखना, ध्यान से देखना बच्चों कि 2 गुने 96,000, 2 गुने सिंस, देखो ध्यान से, 2 गुने 96,500 कूलम से मिला 63.5 ग्राम। ठीक है,
तो अगर हम आपसे पूछे कि बताओ 1 कूलम्ब से कितना मिलेगा, बताओ, तो 1 कूलम्ब से मिलेगा 63.5 और बटा में 2 इंटू 96,500 इतना मिलेगा। लेकिन अपने पास कितना है, 900 कूलम्ब है, तो 900 कूलम्ब से कितना मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करो 63.5 बटा में 2 गुने 96,500 कूलम्ब। क्लियर है, तो इतना मिलेगा। अब इसको आप सोल्व कर लोगे तो सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो मेरे समझ से ही 0.296 आना चाहिए। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं आपको। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट को तोड़ेंगे तो Cu2+ मिलेगा। अब क्या है कि Cu2+ से हमें कॉपर प्राप्त करना है, तो कॉपर के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 मोल का मतलब 2 फैराडे, और 1 फैराडे में 96,500 कूलम्ब, तो 2 फैराडे से हमें मिला 63.5 ग्राम 1 मोल। तो बताओ 2 गुने 96,500 कूलम्ब से 63.5 ग्राम, तो 1 कूलम्ब से 63.5 बटा 2 गुने 96,500। ठीक है, अब देखो हमें हमारे पास कितना है दिया था, I 0.5 एम्पियर और T कितना है 30 मिनट, तो 30 मिनट को हमने सेकंड में चेंज किया, फिर Q इक्वल टू IT, चार्ज निकाल लिए, तो चार्ज इतना आ गया, तो 900 कूलम्ब से कितना मिलेगा, इसमें 1 कूलम्ब से इतना था, 900 कूलम्ब से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा सवाल था ये। बताओ कंडक्टिविटी, विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की चालकता निर्भर करती है। कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिपेंड्स ऑन किसी एक्वस सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, तो सोडियम क्लोराइड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, पॉजिटिव निगेटिव में डिसोसिएट हो सकता है, तो उसके एक्वस सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी है, चालकता किस पे निर्भर करती है, तो उसकी जो चालकता है वो आयनों की गतिशीलता पे डिपेंड करती है। ठीक है, आयनों की गतिशीलता पे, यानी आयनिक मोबिलिटी पे डिपेंड करती है, आयनिक मोबिलिटी पे। जितना ज्यादा आयनिक मोबिलिटी होगा उतना चालकता होगा। नेक्स्ट विशिष्ट चालकता, चलो इसको निपटा देते हैं पूरा हम लोग। देखो कोई एक इसकी पूछ रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का पूछ रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, और इसी को हम लोग कौन नाम से जानते हैं, कंडक्टिविटी भी जानते हैं, कंडक्टिविटी भी इसी को बोलते हैं। तो कंडक्टिविटी का यूनिट पूछ रहा है। आप बताओ, एक वायर है, ठीक है, इसका लेंथ है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, तो आप जानते हो कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, यानी R प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A का। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो रो L बाई A हो जाएगा। ठीक, ये जो R है ना, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध, और इसका यूनिट होता है ओम। क्या यूनिट होता है, ओम, ये तो पता होगा सबको। अब देखो ये रो है, रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो रो का क्या हो जाएगा, तो रो इक्वल टू हो जाएगा, आप यहाँ पे फॉर्मूला में देखो RA बाई L हो जाएगा, तो R का क्या हो गया, ओम हो गया, A का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एरिया है, लेंथ का क्या होगा मीटर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर एक कट गया, तो इसका आ गया ओम मीटर हो गया। ठीक है, ओम मीटर। तो दो का यूनिट मैंने आपको बता दिया, निकालना भी सिखा दिया। प्रतिरोध का ओम होगा और प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी का हिंदी का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का क्या हो गया, ओम मीटर। अब देखो दो चीज और है, एक है कंडक्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं
चालकत्व, ठीक है। और दूसरा है जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ये जो यहाँ पे है विशिष्ट चालकत्व, तो इसको हम लोग बोलते हैं चालकता। अभी दोनों है क्या, तो देखो चालकत्व जो होता है 1/ρ होता है और चालकता जो होता है 1/ρ होता है। 1/r चालकत्व क्या होगा 1/r होगा और चालकता क्या होगा 1/ρ। तो 1/r का मतलब इसका यूनिट क्या होने वाला है पर ओम, और 1/ρ का मतलब इसका यूनिट होने वाला है पर ओम पर मीटर। अब इसी को बोलते हैं हम लोग महो पर मीटर। इसी को क्या बोलते हैं महो पर मीटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं साइमेन भी बोलते हैं, साइमेन। तो ये पूरा जो है यूनिट वाला सेक्शन आपका खत्म हो गया, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। सवाल क्या था विशिष्ट चालकता कंडक्टिविटी का, तो क्या हो जाएगा पर ओम पर सेंटीमीटर या पर ओम पर मीटर होगा। नेक्स्ट लोहे पर जंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन किसके प्रेजेंस में होता है, लोहे पर जंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का कोरोजन जो होता है किसकी प्रेजेंस में होता है। तो देखो सिर्फ O2N2 रहने से नहीं होगा, केवल O2 रहने से नहीं होगा, आर्द्रता रहना चाहिए, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी आर्द्रता यानी नमी, नमी मॉइस्चर, मॉइस्चर होना चाहिए, हवा में नमी की मात्रा होनी चाहिए, तब जाके लोहे में जंग लगना। अच्छा रस्ट का सूत्र क्या होता है Fe2O3 XH2O, यही होता है रस्ट का सूत्र, याद रखना, आ सकता है एग्जाम में। अच्छा ये रस्टिंग जो है वो प्रोसेस कैसा है, तो ये ऑक्सीडेशन है, कैसा है ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण। तो इतना चीज यहां से याद रखना, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो MgCl2 बिलियन में 0.5 फैराडे विद्युत प्रवाहित करने पर जमा होने वाली क्लोरीन की मात्रा है, कितनी क्लोरीन जमा होगी। बोल रहा है कि MgCl2 सॉल्यूशन है, MgCl2। तो पहले तो भाई इसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराओगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या मिलने वाला है, यहां पे मिलने वाला है Mg2 प्लस 2Cl माइनस। अब बोल रहा है कि कितना क्लोरीन आपको मिलने वाला है, तो देखो 2Cl माइनस से हमें प्राप्त करना है क्लोरीन। तो बताओ 2Cl माइनस से क्लोरीन प्राप्त करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तब आपको Cl2 मिलेगा, क्योंकि एक क्लोरीन पे एक निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 1 मोल क्लोरीन ऑब्टेन करने के लिए। मतलब 1 मोल क्लोरीन कितना हो गया 71 ग्राम हो गया, 35.5 गुने 2। अभी कितना हो गया 2 फैराडे चार्ज। तो देखो 2 फैराडे से 71 ग्राम हुआ, तो 1 फैराडे से कितना होगा बताओ, तो 71/2। लेकिन हमें क्या चाहिए 0.5 फैराडे कह रहा है, तो 71/2 गुने 0.5 हो गया, ठीक है। यानी 71 ये क्या हो गया भाई 71/2 गुने 1/2, तो 71/4 हो गया ना, तो 17 चौके 68, यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा ए वाला हो जाएगा 17.75 ग्राम जो है, इतना ग्राम 17.75 ग्राम जो है क्लोरीन आपको मिलेगा जब आप 0.5 फैराडे पास कराओगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब AlCl3 के विलयन से विद्युत धारा गुजारते हैं, AlCl3 सॉल्यूशन है, इस बार किसका सॉल्यूशन है AlCl3, और यहाँ पे हमने क्या करा करंट पास कराया, तो ये तो भैया मिल जाएगा यहां से Al3 प्लस 3Cl माइनस डिसोसिएट होगा। तो अब पूछा जा रहा है कि 13.5 ग्राम एल्युमिनियम जो है वो कैथोड पे जमा होता है, तो फैराडे, नंबर ऑफ फैराडे पूछ रहा है, नंबर ऑफ फैराडे, फैराडे पूछ रहा है, नंबर ऑफ फैराडे क्या होगा, ठीक है। तो देखो Al3 प्लस है, अगर यहां से हमको 1 मोल Al भी प्राप्त करना है तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव चार्ज कितना है 3 मोल है, और एल्युमिनियम कितना मिला हमें 27 ग्राम, क्योंकि 1 मोल एल्युमिनियम का मोलर मास 27 ग्राम होगा। तो देखो 3 फैराडे से अभी हमें कितना प्राप्त करना है 13.5 चाहिए, बट मिल कितना रहा है, तो 27 ग्राम मिल रहा है आपको, कितना से 3 फैराडे से, 3 फैराडे से। तो बताओ 1 ग्राम कितना से मिलेगा, तो 3/27 फैराडे से, तो हमें कितना चाहिए 13.5
5 ग्राम। तो देखो 3/27 गुने 13.5 कितना बार में कट गया? 2 बार में। तो 3/2 यानी 1.5 फैराडे हो जाएगा आंसर। तो इसका है ऑप्शन में नहीं, हाँ है 1.5 फैराडे। कितना होगा? 1.5 फैराडे आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि यदि दो अर्धसेलों के बीच में से लवण सेतु हटा दिया जाए, इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड, सॉल्ट ब्रिज को जब हटा दिया जाए तब क्या हो जाएगा? तो जो वोल्टता है यानी वोल्ट जो है, वोल्ट जो वोल्टेज है, पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा? तो पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाएगा, शून्य। सेल वर्क ही नहीं करेगा। सॉल्ट ब्रिज हटा दोगे तो सेल, हम बोले थे कि इसका काम क्या है? सेल को कनेक्ट करके रखना, दोनों हाफ सेल को आपस में कनेक्ट करना। तो सेल कनेक्ट ही नहीं होगा तो वर्क ही नहीं करेगा, तो वोल्टता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, वोल्टेज सप्लाई 0। ठीक है, वही क्वेश्चन है। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम किससे संबंधित है? तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, देखो 2 लॉ है फैराडे लॉ, फैराडे लॉ कितने हैं? 2। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस जब आप विद्युत अपघटन कराते हो तो कैथोड पर जमा होने वाला अमाउंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जितना हम चार्ज पास करते हैं। यानी कैथोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट ऑन कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो W यहाँ पे हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आता है Z इंटू Q होगा, या W इक्वल टू Z, और Q की जगह पे हम लिख सकते हैं IT, W इक्वल टू Z IT। और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फिर सेकेंड लॉ बोलता है, सेकेंड लॉ कि अपने पास 2 सेल है, 2 और मोर सेल है, ठीक है, और आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो पहले के इलेक्ट्रोड पे जमा होने वाले अमाउंट जो है उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरे के इलेक्ट्रोड पे जमा होने वाले दूसरे के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ई जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो W इक्वल टू के E1 हो जाएगा, अभी W2 इक्वल टू के E2 हो जाएगा। तो रिलेशन फाइंड करेंगे, W1 बाई W2 इक्वल टू हो जाएगा E1 बाई E2। ई है फैराडे का सेकेंड लॉ। ठीक है, तो ये फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ याद रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है। थ्योरी कॉपी से याद कर लेना, डेरिवेशन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। चलो, तो किससे संबंधित है? बोल रहा है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम जो है वो किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे ये रिलेटेड है विद्युत अपघट्य के तुल्यांकी भार से, यानी इक्विवेलेंट मास से। जो भी नहीं हमने देखा, W1 बाई W2 इक्वल टू क्या आया? E1 बाई E2। तो E1 क्या है? इक्विवेलेंट मास ही तो है, तुल्यांकी भार। तो किससे संबंधित है? तुल्यांकी भार से। बताओ इस क्वेश्चन को देखो, AlCl3 के विलयन से एल्युमिनियम के 1 ग्राम परमाणु, ग्राम एटम याद करो आपने, ग्राम एटम हम बोले कि मॉडर्न नाम है किसका? मोल का। ग्राम एटम को आज लोग फैशन से मोल कहते हैं, मोल को ही ग्राम एटम बोलते हैं, सॉरी, ठीक है, मोल को क्या बोलते हैं? ग्राम एटम। AlCl3 के विलयन से एल्युमिनियम के 1 ग्राम परमाणु यानी 1 मोल प्राप्त करना है। तो पहले अभी हमने देखा AlCl3 का करवाएंगे तो क्या मिलेगा? Al3 प्लस 3Cl माइनस। अब इससे हमें क्या करना है? 1 ही मोल एल्युमिनियम चाहिए, तो भैया 3 फैराडे आपको देना पड़ेगा, 3 फैराडे तो 27 ग्राम मिलेगा, यानी 1 मोल मिलेगा, 1 मोल। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए? कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी बताओ? कितना प्राप्त करना है? 1 ग्राम परमाणु, 1 मोल प्राप्त करना है। तो 1 मोल प्राप्त तो किए, तो 1 मोल प्राप्त करने के लिए हमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बच्चों, 3 फैराडे। तो यहां पे 0 पॉइंट नहीं होगा, बल्कि पूरा क्या होगा? 3 होगा, पूरा 3 होगा। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 3 फैराडे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 3 फैराडे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। ठीक है,
3 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 फैराडे। चलो डेल्टा जी नोट, यहां पे देखो ई जो है डेल्टा जी नोट है, क्या लिखा हुआ है, डेल्टा जी नोट एंड ई नोट में हमसे पूछ रहा है रिलेशन, रिलेशन, ठीक है। तो हम जानते हैं डेल्टा जी नोट क्या है, डेल्टा जी नोट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल, यही तो रिलेशन होता है। और याद रखना इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि डेल्टा जी नोट क्या है, तो यह स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी है, गिब्स ऊर्जा। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एफ जो है वो है 96,500 और ई नोट सेल जो है वो सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ भी बोलते हैं। तो क्या रिलेशन होगा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल, ये वाला होगा, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेल्टा जी नोट और केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या है केसी, ये है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि डेल्टा जी नोट इक्वल टू होता है -2.303 RT log KC, यही तो रिलेशन है। तो ये फार्मूला भी याद रखना, -2.303 RT log KC। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा सेल भिन्न है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज डिफरेंट, कौन सा सेल भिन्न है। तो देखो ये तीनों जो है, ये तीनों, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। अब ये क्या करेगा, ये करेगा कि केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी इसको चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा, रासायनिक ऊर्जा को इसमें चेंज करेगा, विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। अब ई जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ई क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर देगा किसमें, केमिकल, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा, और ये जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। तो याद रखना ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल है, तीनों के तीनों क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए जिंक का लेपन करते हैं और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। अच्छा और बताओ कि जंग लगने से रोकने के लिए हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो पेंट कर सकते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन, किसी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका रक्षण कर सकते हैं उसके द्वारा, और एक है गैल्वेनाइजेशन, याद रखना। बढ़ते हैं आगे, 1 फैराडे विद्युत प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पे कितना जमा होता है, 1 फैराडे जमा। तो देखो हम लोग जानते हैं W इक्वल टू होता है ZIT, W इक्वल टू ZIT, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करना है, 1 फैराडे। तो 1 फैराडे विद्युत प्रवाहित कराओगे तो 1 ग्राम तुल्यांक जो है, 1 ग्राम तुल्यांक मिलेगा। अच्छा ध्यान रखना, और अगर आपसे कह दे कि 1 कूलम्ब धारा प्रवाहित कराएंगे, ठीक है, या बोल दे कि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक, ये दोनों एक ही बात हुआ, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक, उसी को 1 कूलम्ब कहते हैं। तो एग्जाम में पूछ दे कि 1 कूलम्ब की धारा या फिर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित कराते हैं तो कितना। तो देखो W इक्वल टू जेड, और 1 एम्पियर हो जाएगा और 1 सेकेंड होगा, तो W इक्वल टू क्या होगा, जेड। तब इस सिचुएशन में यहाँ पे आंसर होगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है।
तो ध्यान रखना दोनों ऑप्शन कि अगर 1 कूलम की धारा बोले या 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक तब विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा। लेकिन अगर 96,500 कूलम यानी 1 फैराडे बोल दे तब यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, चलो साम्यावस्था पर सेल का ईएमएफ क्या होगा पूछ रहा है कि सेल पोटेंशियल या फिर इसे ईएमएफ बोलेंगे, ईएमएफ। तो ईएमएफ एट इक्विलिब्रियम पे सेल पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी स्वतः होना चाहिए, स्वतः अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, तो याद रखना डेल्टा जी का मान निगेटिव होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। देखो निम्नलिखित में से किसके विलयन में 1 फैराडे का विद्युत धारा को प्रवाहित करने से 1 ग्राम परमाणु, ग्राम एटम आ गया ना, जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या आ गया 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम। और बताओ आजकल फैशन में किसको 1 ग्राम एटम बोलते हैं, मोल को। इसका मतलब है कि बोल रहा है कि 1 मोल प्राप्त होना चाहिए। तो बोल रहा है कि इनमें से किसमें हम करंट फ्लो कराएंगे 1 फैराडे, कितना 1 फैराडे का करंट पास करवाएंगे तो 1 मोल मिलेगा। तो चलो इसको तोड़ते हैं तो ये मिल जाएगा Ba2+, ठीक है, यहां पे तोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा Ca2+, यहां पे Cu2+ और यहाँ पे Na+। तो बताओ 1 मोल प्राप्त करने के लिए यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, पर यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन से हमें सोडियम 1 मोल मिल जाएगा, सोडियम 1 मोल मिल जाएगा। तो सबको तोड़ोगे तो चार्ज जो है इस पे 2 है तो यहाँ पे ट्रांसफर करेगा +2, SO4 पे -2 होता है तो यहाँ पे आएगा +2, और यहाँ 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे ट्रांसफर करेगा +2, बट यहाँ पे -1 और +1 होगा। तो किसमें मिलेगा BaCl2 से बेरियम 1 मोल प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए 2 फैराडे चाहिए, 2 फैराडे, बाकी इसमें 1 फैराडे से आपको मिल जाएगा, ध्यान रखना। चलो पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को इलेक्ट्रोड पर एकत्रित करने के लिए विद्युत आवेश 1 ग्राम तुल्यांक, देखो अभी अभी जो हम क्वेश्चन कराए थे वो आ गया। अभी क्या पूछ रहा है 1 ग्राम तुल्यांक, यानी अभी हमें चाहिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। ठीक है, तो 1 ग्राम तुल्यांक यानी किसके बराबर जेड के बराबर। तो डब्ल्यू क्या चाहिए जेड, तो डब्ल्यू जेड तभी होगा जब क्यू बराबर क्या होगा 1 कूलम होगा, क्यू बराबर क्या होगा 1 कूलम होगा। तो इसी को कहेंगे 1 एम्पियर एट 1 सेकेंड, तो 1 एम्पियर की धारा पर एम्पियर प्रति सेकेंड, 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड में, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तनु H2SO4 के वैद्युत अपघटन में ये नोड पर क्या मिलेगा। तो देखो H2SO4 है, H2SO4 है तो यहां से हाइड्रोजन ही मिलने वाला है, कैथोड पे क्या मिलेगा हाइड्रोजन मिलेगा, तो हाइड्रोजन मिलने वाला है। ठीक है, बाकी विशेष कुछ नहीं मिलेगा। लेड संचयी सेल जो होता है उसको चार्ज करने पे क्या होता है कि आप जानते हो ना, लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल, इसको और क्या बोलते हैं हम लोग सीसा संचायक, सीसा संचायक सेल। किस प्रकार का सेल है बच्चों, किस प्रकार का सेल है, ये द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल है, सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल है। ठीक है, ठीक है, और 2 वोल्ट के 6 को ग्रिड होता है, टोटल कितना होता है इसका 12 वोल्ट हो जाता है, 12 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, और लेड जो है यहाँ पे इसमें एनोड होता है, एनोड, और PbO2 लेड ऑक्साइड का जो कोटेड होता है वो आपका क्या काम करता है कैथोड की तरह काम करता है। होता क्या है इसमें, कई बार आप चार्जेबल होता है, कई बार आप चार्ज करके यूज कर सकते हो, सेकेंडरी सेल उसी को कहते हैं। और इसमें जब हम इसको चार्ज करते हैं, बोल रहा है कि लेड स्टोरेज सेल को जब हम चार्ज करते हैं तो चार्जिंग करने पे क्या होता है, तो चार्जिंग करने पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है
दोबारा प्राप्त हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दोबारा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो क्या होता है कि हम लोग जो यूज करते हैं सेल को, तो जो H2SO4 है डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन जब चार्ज करते हैं तो दोबारा रिवर्स प्रोसेस होता है, वो H2SO4 दोबारा प्राप्त हो जाता है। देखो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ए बी सी के मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनोट रिडक्शन जो है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहा है, स्टैंडर्ड इनोट रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है 0.68 वोल्ट ए के लिए, बी के लिए कितना है -2.54 वोल्ट और सी के लिए है -0.50 वोल्ट। तो देखो क्या होता है कि जितना ज्यादा निगेटिव वैल्यू रहेगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। पूछ रहा है कि इसमें अपचायक क्षमता का क्रम क्या है, सबसे बढ़िया अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग नेचर पूछ रहा है, रिड्यूसिंग पावर पूछ रहा है, अपचायक यानी अकारक क्षमता, अकारक क्षमता। देखो जितना ज्यादा निगेटिव रहेगा उतना बढ़िया ऑक्सीकारक होगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा उतना बढ़िया अकारक रहेगा। तो अगर अकारक पूछा जाए तो सबसे बढ़िया अकारक 0.68 वाला होगा, इससे थोड़ा खराब होगा -0.50 वाला, और सबसे खराब अकारक होगा 2.54 वाला। तो यानी कि आपका ए सबसे ज्यादा, फिर सी और उसके बाद बी। ई रिड्यूसिंग पावर है, ए सी बी, ए सी बी कहां है भाई, बी ऑप्शन में है, ए सी बी बी ऑप्शन में है। तो प्लस रहेगा अकारक अच्छा होगा, माइनस रहेगा ऑक्सीकारक। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा होगा, ऊपर जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं सब मेटल है, ठीक है, और उनका माइनस में है, ठीक है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं, तो दूसरे को क्या करेंगे, वो रिड्यूस कर देंगे, दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, अपचायक क्षमता, और जो नीचे है वो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कराएंगे। यानी कि जो हमने लिखा है वो गलत लिखा है, क्या लिखा है, गलत लिखा है, जो ऑर्डर है ये गलत है। ठीक है, जो मेटल है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो दूसरे को क्या करेंगे, दूसरे को रिड्यूस करेंगे वो, क्योंकि आसानी से, तो रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप घटता है। इसका मतलब है कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा, इसका होगा, यानी सबसे ज्यादा बी का होगा, उसके बाद सी का होगा, और उसके बाद ए का होगा, यानी बी सी ए होगा, क्या होगा, फोर्थ होगा, बी सी ए होगा, बी सी ए। ठीक, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगा, तो देखो हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले ए हाइड्रोजन विस्थापित करेंगे, विस्थापित करेंगे करेंगे, और जो नीचे वाले हैं, नीचे वाले वो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, नहीं करेंगे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, लेड, ये सब जो क्या है, कॉपर, ये सब नीचे है हाइड्रोजन के, तो ये जो है हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा, और ये सब जो है जिंक, मैग्नीशियम, आयरन एक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन से ऊपर है तो एसिड से हाइड्रोजन को हटा देंगे। ठीक, गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा कथन सही है, तो गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल के लिए याद करो लॉन मेथड, लॉन ट्रिक याद है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और निगेटिव, तो बाईं तरफ ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और एनोड निगेटिव होता है, तो कौन सा सही है, असत्य है, तो एनोड निगेटिव होता है, सही है, कैथोड पॉजिटिव होता है, भी सही है। एनोड पे देखो, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या है, गलत है। कैथोड पर अपचयन होता है, तो कैथोड ए सही है, यानी हमारा जो आंसर सही होगा, हमारा जो आंसर सही होगा वो कौन होगा, हमारा जो आंसर सही होगा वो कौन सही होगा इसमें, क्योंकि असत्य चुनना है, तो असत्य चुनना है, तो कौन सा असत्य है, एनोड पर ये असत्य है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, अपचयन माने और रिडक्शन होता है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए था। सेल अभिक्रिया देखो, हमने अभी सवाल बताया था आपको, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन कब होगा, जब डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होगा, डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, तो सेल रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस।
एक विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत रासायनिक सेल में ये सब कुछ नहीं होता है, यहां पे होता है। विद्युत रासायनिक सेल है तो केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। केमिकल एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, केमिकल एनर्जी कौन सा सेल है, विद्युत रासायनिक सेल, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और गैल्वेनिक सेल भी इसी का एक टाइप है, गैल्वेनिक, गैल्वेनिक सेल भी क्या है, इसी का एक टाइप है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही। बताओ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, तो 0। स्टैंडर्ड इसीलिए तो उसको माना गया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना होता है, 0 होता है। जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तब अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की दर, चलो कहां पे आ गए हम लोग आ गए केमिकल काइनेटिक्स में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने निपटा दिया, सुपड़ा साफ कर दिया भाई ने, सुपड़ा साफ कर दिया। अब हम लोग आ गए हैं कहां पे, अब हम लोग आ गए हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो अगले आधे घंटे में इसका भी रिवीजन हो जाएगा आपका, केमिकल काइनेटिक्स में आ गए अब हम लोग, चौथा चैप्टर। तो जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है, जैसे R से P हो रहा है, तो टाइम के साथ, जैसे टाइम के साथ अभिक्रिया की दर, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है कि समय के साथ क्या होता है, तो समय के साथ घटती है, समय के साथ घटती है। क्योंकि देखो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट अभिकारक तो घटेगा, अभिकारक घटेगा तो रेट भी क्या होगा, रेट भी घटेगा, क्योंकि अभिकारक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रतिफल में, प्रोडक्ट में। ये बताओ यहाँ पे 2H2 प्लस 2NO, 2H2O प्लस N2 के लिए दर स्थिरांक यहाँ पे दिया हुआ है, तो मात्रक क्या है, देखो पहले तो रेट दिया हुआ है, KH2 है और NO2 है। तो यहाँ पे पहले ऑर्डर निकालो, ऑर्डर कितना है भाई, तो इसका पावर 1 और इसका पावर 2, तो कितना हो गया 3। यानी थर्ड ऑर्डर के लिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है यूनिट। तो देखो रेट बराबर हम जानते हैं कि R के पावर क्या होता है N, सीख लेना, किसी का भी पूछा जा सकता है, सीख लो यहाँ पे। तो K का हमें चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, रेट बटा R के पावर N। तो K इक्वल टू रेट का क्या होता है, मोल पर लीटर, और पर सेकेंड ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, और ये जो कंसंट्रेशन है सांद्रता, इसका होता है मोल पर लीटर। अब इसका पावर कितना है, n है, n, इसका पावर कितना है n। तो हमसे एक्चुअल में पूछा जा रहा है, पहले अगर हम nth ऑर्डर का निकाल लें तो फिर सबका निकल जाएगा। तो k बराबर आ जाएगा nth ऑर्डर के लिए, देखो ये मोल है, ऊपर में भी मोल है, अब मोल के पावर n है, तो ये हो जाएगा मोल के पावर, बताओ ऊपर 1 अभी नीचे n, 1 माइनस n। फिर लीटर के पावर हो जाएगा, लीटर ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में, वो माइनस में है, लीटर के पावर n माइनस 1 और साथ में रहेगा पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हमें चाहिए मान लो 0 ऑर्डर का, 0 ऑर्डर का चाहिए, तो यहाँ पे n के जगह पे 0 रख दो, तो ये आ जाएगा मोल, और यहाँ पे 0 तो मोल पर लीटर, और यहाँ पे 0 रखोगे तो मोल पर लीटर, और बच जाएगा पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर आपको चाहिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पे 1 रखो तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखो ये भी खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ आ जाएगा पर सेकेंड। अगर हमको चाहिए सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पे 2 रखो तो ये आ जाएगा मोल के पावर -1, यहाँ पे 2 रखो तो लीटर, और उसके बाद ये आ जाएगा पर सेकेंड, यानी लीटर पर मोल पर सेकेंड। बट हमसे पूछ रहा है थर्ड ऑर्डर के लिए, कितना के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पे रखेंगे 3, तो मोल के पावर -2, लीटर के पावर 3 में से 2 गया 2, और पर सेकेंड हो जाएगा। तो लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड कहाँ है भाई, यहाँ पे है, देखो लीटर के पावर 2, मोल के पावर -2 और पर सेकेंड होगा। तो किसी भी ऑर्डर का आप यहां से निकाल सकते हो। ए जो है आपका रामबाण है, ए वाला जो है, ये फार्मूला याद रखना कि nth ऑर्डर के लिए है, nth ऑर्डर के लिए, nवें कोटि के लिए k का यूनिट है, यूनिट k का मात्रक, मोल के पावर 1 - n, लीटर के पावर n - 1 पर सेकेंड हो गया। ठीक,
तो किसी का भी निकाल सकते हो। यहाँ पे बताओ, एक रिएक्शन है x प्लस वाई और z। x प्लस वाई क्या बना रहा है, x प्लस वाई बना रहा है z। तो इसके लिए रेट जो है x है, यही है रेट। तो इसकी आणविकता क्या है, पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है। तो देखो मॉलिक्यूलरिटी तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि x प्लस वाई बना रहा है z, तो एगो ही अणु है, एगो ही अणु है, तो मॉलिक्यूलरिटी तो 2 हो गया। और ऑर्डर यहां से निकलेगा तो ऑर्डर कितना है, 1 हो गया। तो मॉलिक्यूलरिटी 2 और ऑर्डर 1 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस। यहां पे देखो क्या बोल रहा है, एक रिएक्शन है P प्लस क्यू और ये बना रहा है 2R प्लस एस। तो चलो इसका पहले हम रेट लिखते हैं। तो क्या होगा, माइनस dP बटा dt इक्वल टू होगा माइनस क्या हो जाएगा, dq बटा dt इक्वल टू होगा प्लस 1/2 dr बाई dt इक्वल टू प्लस ds बाई dt। ये होगा कि नहीं, ये रेट होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। तो P के अदृश्य होने का गुण यानी खत्म होने का गुण बराबर है S के बनने के गुण के। तो देखो तो इस बिल्कुल सही है, जिस रेट से P खत्म होगा उसी रेट से S क्या होगा, उसी रेट से S बनेगा, क्योंकि दोनों में कोई कोफिशिएंट नहीं है। P सही है हमारा। Q के खत्म होने का दर R के बनने के दर के दुगना है। तो Q के खत्म होने का दर R के बनने के दर के क्या है, आधा है, दुगना नहीं है, आधा है। R के बनने के दर के आधा के बराबर है। P के खत्म होने का दर और Q के खत्म होने का दर बराबर है, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। Q के खत्म होने का दर 1/2 R के बनने का दर, तो Q के खत्म होने का दर 1/2 R के बनने का दर, ये भी स्टेटमेंट सही है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए। थोड़ा ध्यान से इसको समझना और इसको पढ़ के प्रयास करना, आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं पहले। अब बताओ, ये अच्छा सवाल आ गया। अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया x y, x क्या बना रहा है, y बना रहा है। तो दर जो है रेट 27 गुना हो जाता है, कितना, 27 गुना, 27 टाइम्स हो जाता है जब x जो है 3 गुना किया जाता है। तो x को जब 3 गुना किया जाता है तो रेट जो है 27 गुना। तो अभी चलो ओरिजिनली रेट लिखते हैं। ओरिजिनली रेट क्या होगा, कि x होगा, इसको मान लो 1, ये रेट 1 है। और रेट 2 हम लोग निकालेंगे, रेट 2 कब, जब x को 3 गुना किया जा रहा है। अब मान लेते हैं कि ऑर्डर n है, तो यहां भी लगाएंगे ऑर्डर n। तो क्या होगा, रेट 2 k इंटू 3x के पावर n। अब बोल रहा है कि रेट दूसरा वाला जो रेट है इसको 3 गुना करने पे 27 गुना हो जा रहा है। तो 27 गुने रेट 1 हो जाएगा ही, रेट 2 के जगह पे, क्योंकि दूसरा वाला रेट पहले वाले का 27 गुना हो जा रहा है। अभी हो जाएगा k और 3x के पावर n, इसको सेकेंड मानो। अब डिवाइड कर दो रिलेशन ज्ञात करने के लिए। 27 गुने रेट 1 बराबर k और 3x के पावर कितना आया, n बटा में पहला वाला पे चलो, रेट 1, रेट 1 रेट 1 बराबर कितना आया, तो k और x के पावर n। तो देखो क्या क्या कटने वाला है, ध्यान से देखो। रेट 1 से रेट 1 खत्म हो गया, बच गया क्या, 27 बराबर, यहाँ पे k से k कैंसिल, x के पावर n से x के पावर n कैंसिल, तो बच गया 3 के पावर n। अब इसको भी लिख सकते हैं 3 के पावर 3 बराबर 3 के पावर n, बेस सेम है तो n इक्वल टू कितना, 3। यानी जो ऑर्डर है, पूछ रहा था कि ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर इसका कितना है, 3 है। तो इस तरीके से इस तरह के सवाल को आप सोल्व कर सकते हो। ठीक, चलो, अभिक्रिया का दर स्थिरांक किस पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट। रेट जो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, तो अभिक्रिया के ताप पे, टेम्परेचर पे ही कांस्टेंट करता है। टेम्परेचर आपको पता है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल या ट्रिपल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया की चलो यहां पे आओ। नेक्स्ट, दर एवं दर स्थिरांक के मात्रक
रेट और रेट कांस्टेंट का जो रेट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम होगा, सेम यूनिट बोल रहा है, सेम यूनिट फॉर रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो रेट और रेट कांस्टेंट के लिए सेम यूनिट किसके लिए होगा? तो देखो तो रेट बराबर होता है के आर के पावर 1, के आर के पावर एन होता है, एन ये ऑर्डर है। तो ये रेट और रेट कांस्टेंट बराबर आना चाहिए, तो एन के जगह पे क्या लिखेंगे? 0। तो रेट इक्वल टू आ जाएगा के आर के पावर 0, तो ये हो गया पूरा 1। तो रेट इक्वल टू के आ गया ना। तो रेट और रेट कांस्टेंट किसके लिए बराबर होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बराबर होगा। मच्छर लोग बहुत परेशान कर रहा है। ठीक, देखो अभिक्रिया के एकल पद में सिंगल स्टेप बोल रहा है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन के सिंगल स्टेप में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहा है कि क्या कहलाता है सिंगल स्टेप में? तो मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है, मॉलिक्यूलरिटी। अन्विकता कहते हैं इसको, अन्विकता। क्या कहते हैं? अन्विकता कहते हैं। तो ये अन्विकता हो जाएगा। सिंगल स्टेप रिएक्शन है और सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है उसको गिन लो, वही हो जाएगा मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर क्या होता है? तो जो प्रायोगिक रूप से रेट इक्वेशन निकला है, एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन, उसमें रिएक्टेंट का जो पावर होता है उसको जोड़ लेते हैं तो वो ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो अभिक्रिया 2x प्लस वाई जेड, 2x प्लस वाई क्या बना रहा है? जेड। तो अभिक्रिया की कोटि शून्य है, ऑर्डर कितना है? ऑर्डर बोल रहा है, ऑर्डर है कि 0। तब रेट इक्वेशन क्या होगा? तो देखो रेट अगर हम लिखेंगे तो रेट के इंटू और x के पावर और y के पावर। जब ऑर्डर 0 है तो ये सब के पावर क्या होगा? 0 होगा। तो रेट इक्वल टू के आएगा केवल। रेट इक्वल टू क्या आएगा? केवल के आएगा। रेट इक्वल टू केवल के आएगा। नेक्स्ट, अभिक्रिया की कुल मिलाकर दर किसके द्वारा निश्चित की जाती है? कुल मिलाकर जो रेट है वो किसके द्वारा? तो रेट जो डिफाइन होता है, रेट डिफाइन होता है स्लोएस्ट स्टेप से, स्लोएस्ट स्टेप से। जो सबसे धीमा पद है उसी से। तो सबसे मध्यस्थित पदों की दरों का कुल योग, तीव्रतम मध्यस्थित पद, सभी मध्यस्थित पदों की दरों का औसत, सबसे मंद मध्यस्थित, यही है। सबसे लोएस्ट जो स्टेप होगा उसी से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के प्रकरणों में दर स्थिरांक है। जीरो ऑर्डर बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट बराबर क्या होगा? के आर के पावर 1 होगा। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? आर के। तो हम बोल सकते हैं सांद्रण के मात्राओं के व्युत्क्रमानुपाती बिल्कुल नहीं। सांद्रण मात्राओं पर अनाश्रित, मतलब सांद्रण रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल करता है। जीरो ऑर्डर के लिए नहीं करता। सांद्रण मात्रकों के समानुपाती, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो ये सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रथम कोटि अभिक्रिया का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाफ लाइफ दिया है, टी हाफ बराबर कितना है? 10 मिनट है। टी हाफ 10 मिनट है। तो 100 मिनट में कितना पूरा होगा? बोल रहा है कि 100 मिनट में बताओ कि कितना पूरा हो जाएगा। तो चलो सोल्व करते हैं, पहले इसको हम सोल्व करते हैं कि कितना होगा। देखो जब यहाँ पे हाफ लाइफ 10 मिनट दिया है तो हम जानते हैं कि हाफ लाइफ बराबर होता है 0.693 बाई के। तो के बराबर क्या होगा? 0.693 बाई हाफ लाइफ होगा कि नहीं? तो 0.693 और हाफ लाइफ कितना है? 10 मिनट है। तो इतना के का वैल्यू आ गया। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम जानते हैं कि के बराबर क्या होता है? 2.303 बाई टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स होता है। चलो, तो k का वैल्यू वहां से आया है 0.693 बाई 10 बराबर 2.303 और यहां पे दिया है 100 मिनट कंप्लीट लाइफ। और लॉग यहां पे
ए यानी इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लेते हैं और फाइनल कंसंट्रेशन 100 माइनस 100 होगा। ठीक है, तो बताओ ये तो खत्म हो गया 0 से 0, ये कितना हो जाएगा बताओ तो, कितना हो जाएगा ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.93 बटा में 2.303 बराबर हो जाएगा log 100/100 माइनस x। तो ये लगभग क्या होगा ना कि 3 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 3 बार में। तो अप्रोक्सीमेटली 3 बार में कटेगा तो 3 बराबर log 100/100 माइनस x होगा। ठीक, 100/100 माइनस x होगा। अब देखो इधर से log हटाओ तो इधर एंटी लॉग होगा तो 10 के पावर 3 हो जाएगा, ये एंटी लॉग मतलब 10 के पावर में जाएगा और ये हो जाएगा 100/100 माइनस x होगा कि नहीं होगा। अब बताओ कि e कितना हो गया, e हो गया आपका 10 पे 3 0 1000 बराबर 100/100 माइनस x होगा, 100/100 माइनस x होगा कि नहीं होगा। तो अभी 2 0 तो भाई खलास हो जाएगा यहां से। तो बताओ अब क्या होगा, e मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 10x बराबर इधर बच गया 1 तो e हो जाएगा 1 इधर लाओ तो ये हो जाएगा 1000 में से 1 गया तो 999 इक्वल टू 10x तो x इक्वल टू 10 से भाग दो तो 99.9। कितना x का वैल्यू कितना हो गया 99.9 हो गया। x का वैल्यू कितना 99.9। तो यही तो इतना ही तो डिसोसिएट हुआ तो कितना हो गया 99.9 हो गया परसेंट। अच्छा बताओ जितने भी रेडियो एक्टिव घटनाएं होती है वो किस प्रकार के काइनेटिक्स का पालन करती है। रेडियो सक्रिय घटनाएं 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, कमेंट में छाप दो। ठीक है, और दूसरा सवाल है कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया का पूर्ण लाइफ मतलब कंप्लीट लाइफ क्या होता है। लास्ट में हम इसका आंसर बताएंगे। चलो तो ये ध्यान रखना है, इस तरह का सवाल 5 नंबर में भी आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छद्म एकाणुक अभिक्रिया याद है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। जैसे अपने पास है C12H22O11 प्लस क्या है H2O है। ठीक है, H2O है और H प्लस के प्रेजेंस में क्या हो रहा है C6H12O6 प्लस C6H12O6 बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे E जो है एक्सेस अमाउंट में रहता है, बहुत अधिक मात्रा में रहता है। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में रहता है तो इसके सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं माना जाता है। तो जो रेट है वो सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे जो होगा किसके लिए तो एक अभिकारक अधिकता में उपस्थित होगा, एक अभिकारक अधिकता में। तो वन रिएक्टेंट इन एक्सेस, वन रिएक्टेंट इन एक्सेस अमाउंट होगा। बहुत सारा एग्जांपल, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हो गया और एस्टर का जल अपघटन हो गया जहां पे इथाइल एल्कोहल और आपका मतलब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एक प्रथम कोटि के अभिक्रिया का दर स्थिरांक कितना है, कितने समय में अभिकारक 5 ग्राम से घटकर 3 ग्राम रह जाएगा। अच्छा सवाल है, चलो देखो इसको भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया है, रेट कांस्टेंट कितना है 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 पर सेकेंड है और बोल रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है 5 ग्राम है और फाइनल कंसंट्रेशन A-X जो है कितना हो गया 3 ग्राम हो गया। यानी आप बोल सकते हो कि R0 इतना है और R की जगह पे इतना है। तो बताओ कि कितने समय में, टाइम पूछ रहा है तो हम जानते हैं T बराबर 2.303/K log R0 बटा में R भी लिख सकते हैं या A/A-X भी लिख सकते हैं। तो 2.303 K का वैल्यू कितना है बताओ 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 5 और फाइनल कंसंट्रेशन कितना रह गया 3 रह गया। तो ये तो 2 बार में कट गया भाई, कटेगा कि नहीं, 115 है तो 230 कट जाएगा। तो ये आ गया आपका T इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 और log 5 माइनस log 3 भी होगा यहाँ पे।
तो अब बताओ t इक्वल टू क्या आया, ये तो 2000 हो गया, और log 5 का वैल्यू 0.69, log 3 का वैल्यू 0.47। चलो जल्दी कर दो। t इक्वल टू 2 इंटू 9 में से 7 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 0.22, तो 22 दूनी 44, यानी कि कितना आ गया 444 सेकेंड आ गया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 44 सेकेंड, 444 सेकेंड आ जाएगा आंसर। कर लो। रेडियोधर्मी देखो आ गया ना, जो हम आपसे सवाल पूछे थे कि जो रेडियोधर्मी विघटन है, रेडियो एक्टिव जो फिनोमिना है, रेडियो एक्टिव फिनोमिना, सबसे पहले तो याद रखना फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि का अभिक्रिया का पालन करता है, प्रथम कोटि का, ठीक है। दूसरी बात नेवर कंप्लीटेड, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। प्रथम कोटि का अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होता, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होता। तो रेडियोधर्मी किसका पालन करेंगे, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का पालन करेंगे, ठीक है। ये बोल रहा है ना कि देखो समय t के सापेक्ष log a माइनस x का प्लॉट एक सरल रेखा है, तो किस प्रकार के रिएक्शन को बताता है। तो ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पे है टाइम ग्राफ आपका, ठीक है, और ये जो ग्राफ है ना ये इस तरीके से आता है, हम लोग जानते हैं कि log r0 यहाँ पे होता है, ठीक है, और ये बाकी जो है ये स्लोप होता है, तो ये जो है फर्स्ट ऑर्डर का ही होता है। किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा बी, बना देते हैं फर्स्ट ऑर्डर का ही ये ग्राफ होता है। लॉग किस में आता है, लॉग जहां पे आया वो फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। एक बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, द्विअणुक बाइमोलिकुलर है, बट कह रहा है कि इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर क्या है 1 है, इसका मतलब है कि स्यूडो है, छद्म अभिक्रिया है। कैसा है, छद्म अभिक्रिया है। तो छद्म अभिक्रिया कब होगा, जब एक अभिकारक बड़े अमाउंट में होगा, दोनों अभिकारक का सांद्रण समान हो, नहीं, जब एक क्रिया करने बड़े अधिक में हो, हाँ एक एक्सेस में हो, एक जब एक्सेस में हो तभी ऐसा पॉसिबल है, जब अनुता 2 हो और कोटि 1 हो। इथाइल एसीटेट का जल अपघटन, अभी हम बात कर रहे थे ना, एस्टर का जल अपघटन, एस्टर ये ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है, एस्टर का जल अपघटन, और पूछ देगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, पूछ देगा कि बताओ कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो याद रखना ये छद्म रिएक्शन है, स्यूडो रिएक्शन है, क्योंकि जो H2O है ना, ये H2O एक्सेस अमाउंट में रहता है, यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में। तो कौन सा रिएक्शन होगा, छद्म अभिक्रिया, स्यूडो रिएक्शन। ताप किस अभिक्रिया की दर ताप के साथ बढ़ती है, ताप के साथ बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे, फॉर विच बोल रहा है, फॉर विच टेम्परेचर इंक्रीज देन रेट इंक्रीज, तो किसके लिए होगा, इंडोथर्मिक के लिए, उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का दर भी बढ़ेगा बच्चों, उष्माशोषी के लिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का सवाल है, हाइड्रोकार्बन का विघटन का समीकरण दिया हुआ है, K बराबर 4.5 इंटू 10⁻11 पर सेकेंड, और यहाँ पे है e के पावर माइनस 200 है K/T। तो बोल रहा है सक्रियण ऊर्जा क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। तो याद करो अर्हेनियस इक्वेशन, K इक्वल टू ए के पावर माइनस EA/RT। कंपेयर करो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो K की जगह पे कुछ नहीं है, A पूछता तो A की जगह पे A है, और ऊपर में देखो यहाँ पे हम लेते हैं माइनस EA/RT बराबर किसके बराबर, माइनस 28,000 के, और बटा में क्या है T है, T से T क्या हो गया कैंसिल, माइनस से माइनस क्या हो गया खलास। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, तो 28,000 के है, 28,000 क्या है के है, और R का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन,
पर मोल होता है कि नहीं, बताओ, होता है ना। तो ये पर केल्विन से केल्विन मल्टीप्लाई होके खत्म हो गया। अभी मल्टीप्लाई कर लो, केवल आ जाएगा आपका आंसर। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। गुना करोगे और फिर 1000 से भाग दे देना, किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, बताओ ये क्या है। इस क्वेश्चन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच किलो जूल पर मोल में अभिक्रिया की एंथैल्पी को व्यक्त करता है। सक्रिय ऊर्जा की मात्रा, छोड़ो इसको, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, डेल्टा एच किलो जूल पर मोल में अभिक्रिया की एंथैल्पी को व्यक्त करता है। तो सक्रिय ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा होगी, कि क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या लिखा है। अभिकारक के सांद्रण में वृद्धि से किसमें परिवर्तन होता है। तो सांद्रता में वृद्धि करेंगे, कंसंट्रेशन में, मतलब आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को बढ़ाओगे, अभिकारक के कणों की संख्या बढ़ेगी तो टकरों की संख्या बढ़ेगी, तो संघट्ट आवृत्ति, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। अब यहाँ पे ये सवाल देखो क्या है, देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है भाई, देहली ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा जिससे अभिकारक प्रतिफल में कन्वर्ट हो सकता है, उससे कम पे नहीं होगा, तो उसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, थ्रेशोल्ड एनर्जी ये बराबर होता है एक्टिवेशन एनर्जी प्लस रिएक्टेंट का एनर्जी। अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा प्लस सक्रिय ऊर्जा बराबर क्या होता है, दहलीज ऊर्जा। तो दहलीज ऊर्जा पूछ रहा है, तो सक्रिय ऊर्जा प्लस अणुओं की ऊर्जा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, बाहर से दिया गया ऊर्जा, अणुओं की ऊर्जा अगर कम है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो बाहर से एनर्जी देंगे जिससे उसकी ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, तो दोनों जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक उत्प्रेरक की भूमिका किसे परिवर्तित करने में है, कैटलिस्ट बोल रहा है। कैटलिस्ट क्या करता है, तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी पे ही काम करता है, तो सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान निकली ऊष्मा या अवशोषित ऊष्मा क्या होती है, तो परिवर्तित होगी भाई। देखो, बाहर से दिया गया एनर्जी तो अवशोषित, एब्जॉर्ब एनर्जी, और बाहर निकला हुआ तो उत्सर्जित। तो जब पॉजिटिव कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, तो ये जो है परिवर्तित होगी, बढ़ या घट सकती है, परिवर्तित होगी। किसी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को किसके द्वारा, एक्टिवेशन एनर्जी मानक ताप पर दर स्थिरांक को निर्धारित करके, बिल्कुल नहीं, संगठ की प्रायिकता को निर्धारित करके, दो तापमानों पर दर स्थिरांक को निर्धारित करके। सक्रिय ऊर्जा को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, दो तापमानों पर दर स्थिरांकों को निर्धारित करके, log A2 बटा K1 बराबर ये बटा 2.303। हाँ, यहां से तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ये बताओ कितना क्वेश्चन है अभी इसका, बस इतना ही है, दो क्वेश्चन और है। तो देखो इसको, एक अभिक्रिया है रिएक्शन A प्लस 2B, इसमें कन्वर्ट हो रहा है C में। अब इसका जो रेट है, रेट लो है K, कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, बोल रहा है कि अभिकारक B का सांद्रण दुगना कर रहे हैं और A को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो B को तो रेट, इसको रेट 1 मान लो और इसको रेट जो है 2 मान लो। बोल रहा है कि A को कांस्टेंट रख रहे हैं और B को दुगना कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे रेट इक्वेशन दिया हुआ है कि A है, तो क्या हो जाएगा, जब B को आप दुगना करोगे, ऑर्डर कुछ है नहीं, ऑर्डर कुछ दिया हुआ नहीं है कि ऑर्डर कितना है, तो जो दिया है उसी को मान लेंगे कि यही 1 1 ऑर्डर है। तो जब इसको दुगना करोगे तो ये भी 1 रहेगा, ये भी 1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, रेट 2 जो है 2 इंटू K के पावर 1 और B के पावर 1 हो जाएगा, यानी 2 इंटू रेट 1 हो जाएगा, तो दुगना हो जाएगा, रेट 1 का दुगना हो जाएगा। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 1.26 गुने 10 के पावर इतना 50% पूर्ण हो जाती है, तो 100% पूर्ण होने के लिए कितना समय लेगी? देखो टाइम दिया है यहाँ पे, टाइम जो है यानी हाफ लाइफ दिया है 50% है, तो 100% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा भाई? खतरनाक सवाल, खतरनाक सवाल है ये क्यों खतरनाक सवाल है? जब आप इसका ऑप्शन देखोगे तब पता चलेगा। इसका जवाब दो भैया, बहुत खतरनाक सवाल है, एकदम एकदम हम लिख दे रहे हैं खतरनाक सवाल, खतरनाक सवाल। आप पक्का गलती करोगे इसमें, पक्का गलती करोगे। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, देखो कितना घुमाया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसके लिए टाइम जो है 50% पूर्ण हो जाती है, हाफ लाइफ दिया है 1.26 इंटू 10⁻14 सेकेंड हाफ लाइफ है। बोल रहा है 100% पूर्ण होने में, पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? हंसी आ रहा है इस सवाल देख के हमको, कितना समय लगेगा बताओ? खतरनाक सवाल है एकदम। तो भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कभी पूर्ण नहीं होगा, कभी पूर्ण ही नहीं होगा, तो अनंत टाइम लगेगा। इतना घुमाने का जरूरत नहीं है, अनंत टाइम लगेगा, कभी पूर्ण नहीं होगा। अब आ गया यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री। रात बहुत हो चुका है, हमको नींद भी आ रहा है, सुबह क्लास भी लेना है, इसलिए बच्चों रुकते हैं यहीं पे। सरफेस केमिस्ट्री का ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है वीडियो, लाइव क्लास लिए थे, तो उसका हम लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इन सारे जितने भी हैं हमने इनऑर्गेनिक निपटा दिया, ऑर्गेनिक भी निपटा दिया, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री भी आज निपट गया, और सबका प्लेलिस्ट बना के एक जगह पे कर देंगे। आप लोगों का मांग है कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला एक बार बता दीजिए, तो हम पहले ही से पीपीटी तैयार करके रखे हैं, खूब मस्त एकदम अच्छा सा दिखाएंगे आपको हम, ठीक है? तो वो बना हुआ है, फिर सारा क्वेश्चन उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? थैंक यू बच्चों देखने के लिए लास्ट तक वीडियो को, और जरूर हेल्पफुल लगा होगा, और बहुत मतलब अभी कष्ट से वीडियो बनाया है, तो थोड़ा इसको शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट करके बताओ और क्या चाहिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।